इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट का रोड मैप। एकदम कट टू कट रोड मैप मैं आप लोगों को बताऊंगा, एकदम क्रिस्प। अगर आप इतना कर लोगे तो आपका पूरा फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगा। तो हम डिस्कस करेंगे क्या क्या लैंग्वेजेस करनी है, क्या क्या फ्रेमवर्क हमें करने हैं, क्या क्या हमें लाइब्रेरीज करनी है, और वीडियो के एंड में पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो वीडियो एंड तक देखना, और वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा कि पूरी लिस्ट को करने में आपको कितना टाइम लगने वाला है, और ये भी बता दूंगा कि आप किस किस प्रोफाइल की जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो। फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट एंड में आपको करना है HTML, और ये एकदम मैंडेटरी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। HTML से आप UI बनाते हो, फ्रंट एंड का स्केलेटन बनाते हो कि सारी इमेजेस, टेक्स्ट, सारा आप HTML को यूज करके लिखते हो। ठीक है, मैं कुछ ड्रॉ भी कर देता हूँ। एक ये इमेज हो गई या कुछ टेक्स्ट हो गया, नीचे एक ये बटन हो गया। तो HTML से हम इस तरह का UI बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है CSS। फिर हम CSS को यूज करते हैं, और CSS को यूज करके हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। इमेज का साइज कितना होना चाहिए, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है इटैलिक होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, ये जो बटन है इसका कलर क्या होना चाहिए। तो जो भी स्टाइलिंग होती है हम CSS को यूज करके करते हैं। और अगर आप ये UI जो मैंने बनाया अगर आप देखोगे तो इमेज ऊपर है, बटन नीचे है, तो ये कौन डिफाइन करता है कि किसकी पोजीशन क्या होने वाली है। तो ये HTML से नहीं होता, ये जो पोजीशन हम डिफाइन करते हैं ये भी आपका CSS से होता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि ये सेम वेबसाइट अगर आप मोबाइल में ओपन करते हो तो इमेज आपकी ऊपर आ गई, आपका टेक्स्ट ऐसे आ गया, और आपका ये बटन यहाँ सेंटर में आ गया। तो मोबाइल के लिए UI एकदम से चेंज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। तो ये भी हम CSS से अचीव करते हैं। HTML हो गया, CSS हो गया, एकदम बेसिक है, आपको ये स्टार्ट में करना ही पड़ेगा। और आज की डेट में 99% या उससे भी ज्यादा वेबसाइट HTML से बनी है। सारी वेबसाइट HTML से बनती है, तो HTML आपको पढ़ना ही है, ये मैंडेटरी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा SCSS है। तो SCSS क्या है? आप इसको लाइब्रेरी बोल सकते हो या लैंग्वेज बोल सकते हो। तो ये CSS एक्सटेंशन लैंग्वेज है। CSS के ऊपर हमें कुछ एडिशनल फीचर मिल जाते हैं। और हमें SCSS की जरूरत क्यों है? क्योंकि होता क्या है, जब आप किसी कंपनी में काम करते हो, जो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है तो CSS मेंटेनेबल नहीं होती। तो हमें कुछ ऐसे टूल चाहिए होते हैं कि हम CSS को स्मार्टली लिखें और थोड़ा सा उसे ऑर्गेनाइज वे में लिखें। तो SCSS को यूज करके आप CSS को थोड़ा मेंटेन कर सकते हो। इसलिए जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट होते हैं उसमें SCSS यूज करी जाती है। और आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपको मैक्सिमम SCSS में काम होता दिखेगा। लेकिन ब्राउजर जो होते हैं वो SCSS को नहीं समझते। ब्राउजर सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को समझते हैं। तो SCSS में जो कोड लिखा जाता है वो वापस CSS में ही कन्वर्ट हो जाता है ताकि ब्राउजर उसको समझ सके। लेकिन CSS का कोड लेंथी होता है, तो हम अपनी आसानी के लिए हम SCSS में लिखते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। बाद में वो कन्वर्ट होके कितना भी एक्सटेंड हो जाए कोड, कितना भी बड़ा हो जाए, वो ब्राउजर की टेंशन है। ठीक है, अब आपको एक CSS का फ्रेमवर्क भी करना है जिसका नाम है टेलविंड, या फिर आप बूटस्ट्रैप कर लो। तो अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि CSS के लिए आप SCSS यूज कर रहे हो, आप CSS का फ्रेमवर्क भी यूज कर रहे हो, और डायरेक्टली कोर CSS भी यूज कर रहे हो, तो इतना सब कुछ क्यों यूज करना पड़ रहा है? अगेन, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में CSS मेंटेनेबल नहीं होती, तो SCSS यूज करने के साथ हमें फ्रेमवर्क की भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो हम टेलविंड यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत इजीली कम लाइंस ऑफ कोड में आप CSS लिख देते हो। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन यूज करा जाता है, SCSS और टेलविंड या बूटस्ट्रैप, या फिर कोई भी CSS का फ्रेमवर्क कर लो। इन दोनों को भी छोड़ दो, आप कोई भी कर लो, सभी एक जैसे होते हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, मैंने टेलविंड करा था तो मेरे को बूटस्ट्रैप सीखने में 1-2 दिन लगा। सब एक ही जैसे होते हैं। और टेलविंड कर लो, मार्केट में बहुत पॉपुलर चल रहा है। ठीक है, और टेलविंड का कोड भी CSS में ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि ब्राउजर को नहीं पता टेलविंड क्या है। ब्राउजर CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, 3 लैंग्वेजेस को ब्राउजर को समझ आती है। नेक्स्ट आपको पता ही है, जावास्क्रिप्ट के बिना आपका फ्रंट एंड पूरा नहीं हो सकता। तो जावास्क्रिप्ट कैसे यूजफुल है, किस काम आती है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, आप अगर कुछ अपनी फेसबुक का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप क्लिक करते हो तो आपकी फ्रेंड लिस्ट आ जाती है। तो वो फ्रेंड लिस्ट का डेटा बैकएंड से आता है। तो जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम बैकएंड को कॉल करते हैं और डेटा को मंगाते हैं, फिर जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में उस डेटा को सेव करते हैं, फिर हम UI में
में दिखा देते हैं। ठीक है, तो APIs कॉल करी जाती हैं बैकएंड के लिए, और आपने देखा होगा कि आप बटन को क्लिक कर रहे हो तो बटन कुछ एक्शन करता है, तो जितना भी यूजर क्लिक करते हैं, जो भी इंटरेक्टिविटी होती है, वो हम जावास्क्रिप्ट से ही अचीव कर सकते हैं, वो HTML CSS से नहीं हो पाता। नेक्स्ट है टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट क्या है? ये सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट है। होता क्या है कि जावास्क्रिप्ट में कुछ वीकनेस है। जावास्क्रिप्ट बहुत पावरफुल लैंग्वेज है वैसे, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो टाइपस्क्रिप्ट को बोला जाता है सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट अपने आप में एक लैंग्वेज है जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर कुछ एडिशनल हमें फीचर देती है। जैसे कि हम एक स्टैटिक टाइप करके होता है टाइपस्क्रिप्ट में, कि हम किसी भी वेरिएबल का टाइप बता सकते हैं कि ये नंबर होगा, ये स्ट्रिंग होगा, ये बूलियन होगा। वो जावास्क्रिप्ट में हम नहीं बता सकते। और जब लार्ज स्केल प्रोजेक्ट होता है किसी कंपनी का, तो होता क्या है कि आप टाइपस्क्रिप्ट को बोला जाता है कि टाइपस्क्रिप्ट यूज करो, ताकि अगर आप कुछ गलती कर रहे हो, कोड करते हो, तो पहले एरर्स आ जाते हैं कि यार ये वेरिएबल में तो आपको नंबर सेव करना था, आप स्ट्रिंग डाल रहे हो, तो पहले ही हम एरर को कैच कर लेते हैं और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में जल्दी काम हो पाता है। तो टाइपस्क्रिप्ट बोला जाता है रिकमेंडेड रहता है। ठीक है, और ब्राउजर टाइपस्क्रिप्ट को नहीं समझता, अगेन ये कोड टाइपस्क्रिप्ट का जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होगा और ब्राउजर फिर उसको समझ लेगा। तो नेक्स्ट हमारा रिएक्ट है। रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक UI बनाने की लाइब्रेरी है जो फेसबुक डेवलपर्स ने इसको बनाया था, और भी बहुत सारी कंपनीज इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं और बहुत सारे डेवलपर्स भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इससे आप UI बना सकते हो, जैसे कि आप HTML CSS से बना रहे हो वैसे रिएक्ट से भी बना सकते हो। और होता क्या है, ब्राउजर के लिए क्या होता है ना कि अगर UI में कुछ चेंजेस होते हैं ना, तो उसको दोबारा रेंडर करना पड़ता है, तो ये बहुत हैवी ऑपरेशन होता है। तो रिएक्ट में क्या होता है कि ये बहुत ही स्मार्टली हो जाता है, तो इसलिए रिएक्ट बहुत पॉपुलर होता जा रहा है और आप इसको यूज कर सकते हो। और बहुत जगह आप देखोगे इवन रिएक्ट डेवलपर की भी जॉब्स निकल जाती है। नेक्स्ट आपको सीखना है नोड एंड NPM। तो नोड क्या होता है? नोड एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है। होता क्या है कि एक ब्राउजर होता है, जैसे क्रोम ब्राउजर है, उसके अंदर ना एक V8 होता है, ये जावास्क्रिप्ट इंजन है। तो इसके अंदर जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है, तो ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट इजिली ब्राउजर समझ लेता है कि अच्छा जावास्क्रिप्ट का कोड है, हमें इस तरीके से एक्शन लेना है। लेकिन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता, आपका जो मैक, विंडो, लिनक्स है, इसको जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ नहीं पता। तो नोड एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और आपको मैं बताऊं, जैसे क्रोम में जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो V8 है। आप अगर मोजिला में जाओगे, उसमें जो इंजन है उसको स्पाइडर मंकी बोलते हैं, और सफारी में आई थिंक नाइट्रो करके कुछ बोलते हैं। सबके अलग अलग इंजन होते हैं, बट नोड ने क्या किया, क्रोम वाले इंजन के ऊपर ही नोड बनाए, तो इसमें भी V8 इंजन है और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम अब जावास्क्रिप्ट समझ पाएगा। तो जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो हम नोड को यूज करके करते हैं। और बहुत सारी चीजें नोड के अंदर नहीं है, क्योंकि कुछ ब्राउजर स्पेसिफिक चीजें वो नोड से हटा दी गई हैं, और बहुत सारी चीजें जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड है, जैसे कि कौन सी फाइल कहाँ है, तो वो नोड के अंदर कुछ APIs हैं जो कि ये ब्राउजर वाले रन टाइम एनवायरनमेंट में नहीं है। तो कुछ चीजें नोड में है, कुछ ब्राउजर वाले में है। ठीक है, तो नोड एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है जो आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आप डालोगे तो उसको जावास्क्रिप्ट समझ आना शुरू करने लग जाएगा वो। और नोड के साथ हमें मिलता है NPM। तो NPM एक वेबसाइट है, जाके देख लेना, जिसमें बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं। मतलब इसमें ऐसे बहुत सारे लाखों सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे। NPM एक डायरेक्टरी है। तो होता क्या है, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तब आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ साथ आप SAS भी यूज कर रहे हो, आप यहाँ टेलविंड भी यूज कर रहे हो सकता है कि आप एनिमेशन का की कोई लाइब्रेरी यूज करो। तो ये सारे प्रोजेक्ट आप NPM डायरेक्टरी से इंस्टॉल करते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका पैसा नहीं लगता, और आप अपने प्रोजेक्ट में इसको ऐड कर लेते हो और काम करना स्टार्ट कर देते हो। इसका सबका कोड आपके प्रोजेक्ट में आ जाता है। और होता क्या है कि ना, हो सकता है कि SAS जो है ना, SAS भी कुछ लाइब्रेरीज को इंटरनली यूज कर रहा होगा। हो सकता है कि टेलविंड के अंदर भी कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हो। तो NPM क्या करता है, वो ये देखता है कि आप अच्छा ये 3 लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रहे हो, बट ये 3 लाइब्रेरी को कुछ 6 लाइब्रेरी की और जरूरत है, तो वो सारी की सारी आपको प्रोवाइड कर देता है। सारी की सारी आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो वर्जन भी मेंटेन करता है कि आपने टेलविंड का 3.8 वर्जन यूज किया, SAS का आपने 2.4 वर्जन यूज किया। तो NPM की मदद से हम थोड़ा सा वर्जन भी हम मेंटेन करके चलते हैं कि एक फाइल बन जाती है कि ये वर्जन के हमने इंस्टॉल करे थे, अगली बार कोई
उसको यूज करेगा तो वही वर्जन की लाइब्रेरीज इंस्टॉल होंगी। ऐसा नहीं है कि आपका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो गया, आपका प्रोजेक्ट पूरा ब्रेक भी हो सकता है। तो आपको अगर SASS का 2.4 आप यूज कर रहे हो तो आप वही यूज करोगे। आप बोल सकते हो मुझे लेटेस्ट यूज करना है, उसके लिए कुछ आप कोड लिखना पड़ता है, कुछ एक सिंबल्स होते हैं, लेकिन आप अगर 2.4 वर्जन यूज कर रहे हो तो अगली बार आपका जब आप कोई और आपका कोड यूज करेगा तो आपका प्रोजेक्ट कोई और डेवलपर यूज करेगा तो npm की मदद से वो एग्जैक्ट वर्जन को इंस्टॉल कर सकता है। नेक्स्ट आपका आता है फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क क्या चीज है? तो फ्रेमवर्क एक रैपर की तरह मान लो। तो फ्रेमवर्क में क्या होता है कि आपको HTML लिखना है, आपको CSS लिखना है। हो सकता है आपने होम पेज का HTML CSS लिखा, फिर एक अबाउट पेज है, हो सकता है कि आपने उसका HTML CSS अलग लिखा। एक फ्रेमवर्क एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बताता है कि इस तरीके से लिखो, इस तरीके से फोल्डर बनाओ, इस तरीके से आप इमेज को डालो, यहाँ इमेज रखो, एक स्ट्रक्चर्ड वे में। जैसे आप अपने लैपटॉप या उसमें एक फोल्डर बना के सब कुछ रखते हो, वैसे ही फ्रेमवर्क में सब कुछ अरेंज रहता है। बाकी फ्रेमवर्क आपको राउटिंग प्रोवाइड करता है, जैसे कि /home इस पे ये कोड रन होगा, /about में ये वाली HTML फाइल रन होगी। तो राउटिंग की अलग से कुछ इंस्टॉल नहीं करना। फ्रेमवर्क में कुछ कुछ बेसिक चीजें आपको मिल जाती हैं ताकि आप जल्दी से काम स्टार्ट करो, आपको टेंशन नहीं लेनी है ना। फ्रेमवर्क में आपकी इमेज अपने आप ऑप्टिमाइज हो जाती है, फ्रेमवर्क आपका पूरा बिल्ड कर देता है प्रोजेक्ट। बहुत सारे फीचर्स फ्रेमवर्क में मिलते हैं। अगर आप फ्रेमवर्क यूज नहीं करना चाहते मत करो, आप अलग से करने लग जाओ तो होगा क्या कि आपको टेंशन लेनी पड़ेगी। अच्छा राउटिंग करनी है, इमेज ऑप्टिमाइज करनी है, तो npm पे जा जाके आप इंस्टॉल करोगे, आप ढूंढोगे अच्छा कौन सी अच्छी लाइब्रेरी है, अलग से सारा कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो फ्रेमवर्क कुछ कुछ बेसिक चीजें करके दे देता है, तो डायरेक्टली फ्रेमवर्क उठाओ, काम करना स्टार्ट करो। कुछ फ्रेमवर्क के नाम मैं बता देता हूँ। सबसे पॉपुलर एक्चुअल Next.js चल रहा है, आपका एंगुलर बहुत पॉपुलर है, व्यू हो गया, एक रीमिक्स हो गया। तो ये कोई भी फ्रेमवर्क पिक करो, ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है ये बेकार है। हर फ्रेमवर्क का यूज केस होता है। कुछ फ्रेमवर्क किसी चीज में अच्छा है, कुछ किसी चीज में अच्छा है। आपको वो फ्रेमवर्क पिक करना है कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह का है। अगर आपका प्रोजेक्ट कुछ ई-कॉमर्स की तरह का है तो आप Next.js पे जा सकते हो। आपका प्रोजेक्ट कुछ थोड़ा सा इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं तो एंगुलर की तरफ चले जाते हैं डेवलपर्स। डिपेंड करता है कि किस तरह की एप्लीकेशन है। कुछ ब्लॉग्स वेबसाइट है तो Next.js पिक कर लेते हैं। और Next.js फ्रेमवर्क में ना आपको React बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। तो Next.js बोलते हैं कि यार UI ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज करें, तो React को बाय डिफॉल्ट वो लोग यूज करते हैं। और इसी तरीके से रीमिक्स में भी React को यूज करते हैं। एंगुलर और में व्यू में मुझे पता नहीं, एंगुलर में तो नहीं करते। तो अगर React खुद में कोई फ्रेमवर्क नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं React फ्रेमवर्क है। React एक लाइब्रेरी है UI बनाने के लिए और थोड़े ऑप्टिमाइज वे में बन जाता है, ठीक है। और फ्रेमवर्क ये सारे हैं। तो ये फ्रेमवर्क हो गए। और Next.js आप लर्निंग पर्पज से कर लो, बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल। अगर सीखना है ना तो Next.js को पिक करो, बहुत ही जल्दी प्रोजेक्ट बनते हैं। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए Next.js पे, बहुत ही मतलब फास्ट काम होता है। अब लास्ट है Git एंड GitHub। तो अभी ज्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं जाते क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इजी भी है। अगर मैं आपको थोड़ा इजी वे में समझा देता हूँ तो Git क्या होता है, आपकी प्रोग्रेस को सेव करता है। फॉर एग्जाम्पल मंडे को आपने कोड करना स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट का पहला दिन है, आपने एक फाइल बनाई about.html, तो आपने उसको सेव कर दिया तो एक कमिट हो जाता है, कमिट आईडी बन जाती है कि कमिट आईडी 1। ट्यूसडे को आपने फिर काम किया home.html और आपने एक home.css भी बना दी कि इसकी CSS फाइल भी बना दी कि स्टाइलिंग क्या है। फिर आपने कमिट कर दिया, कमिट आईडी 2। और वेडनेसडे को क्या हुआ कि आपने होम में कुछ चेंजेस कर दिए और आपका पूरा कोड ब्रेक हो गया। तो कमिट आईडी आपने कमिट नहीं किया था, तो आप कहोगे कि यार मेरे को वापस थोड़ा पीछे जाना है। ये सारे चेक पॉइंट्स हैं, तो आप बोलोगे कि यार वेडनेसडे वाले चेंजेस हटा दो, आप ट्यूसडे वाले चेंजेस पे आ जाओगे, रिवर्ट कर लोगे। तो वेडनेसडे वाली जो गलती हुई सब भूल जाओगे, वापस आप ट्यूसडे वाले कोड पे आ जाओगे। जैसे कि बैकअप्स होते हैं ना लैपटॉप में कि बैकअप कर लो एक हफ्ते पहले का, जैसा एक हफ्ते पहले का सिस्टम होता है वैसा का वैसे हो जाता है। और बहुत सारे डेवलपर एक साथ भी काम करते हैं कि वो लोग अलग अलग लोग गिट यूज करते हैं। तो होता क्या है, गिट को बोलते हैं वर्जन कंट्रोल और गिट हब को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल। अब आप सुन के आपको पता लग रहा होगा कि अब ये मान लो प्रकाश ने चेंजेस करे अपने लैपटॉप में, ऐसे ही मान लो एक विशाल करके है कोई, उसने यहाँ पर चेंजेस करे और वो भी इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो दोनों लोग क्या करेंगे, अब देख रहे हो अब ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक लैपटॉप तक सीमित नहीं है, तो दोनों लोग
GitHub में सेव कर देंगे तो GitHub में ये पूरा कोड मैनेज होगा और इन दोनों का कोड मिक्स हो जाएगा। ये जो home.html है ना, एक ने बटन बनाए, एक ने इमेज ऐड कर दी, तो दोनों का मिक्स हो जाएगा। तो GitHub में कोड मैनेजमेंट होता है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल है। और भी बहुत सारे फीचर्स GitHub देता है, जैसे कि जो एक्सेस होता है ना कि यूजर को, किस यूजर को एक्सेस देना है, कोई जूनियर डेवलपर है वो कुछ गलती ना कर दे तो उसको एक्सेस मत दो। और कुछ भी, मान लो ये विशाल एक जूनियर डेवलपर है और ये प्रकाश है एक सीनियर डेवलपर है, तो विशाल क्या कुछ कोड को मिक्स करना चाहता है कि भाई मैंने बटन ऐड करा है, मेरा कोड आप ये ऐड कर लो अपनी फाइल में, अपने प्रोजेक्ट में वो डालना चाहता है कोड, तो उसको पहले रिव्यू करेंगे कि यार इसने सही कोड करा नहीं करा, फिर जाके इसको मर्ज करेंगे। तो GitHub ये सब फीचर्स भी हमें GitHub में मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक बार फाइनल लिस्ट देख लेते हैं। आपको HTML करना है, CSS करना है, SCSS करना है। CSS का फ्रेमवर्क कोई भी पिक कर लो, टेलविंड कर लो, बूटस्ट्रैप कर लो या और भी कोई भी कर लो। जावास्क्रिप्ट है, टाइपस्क्रिप्ट है, नोड एंड npm है, रिएक्ट लाइब्रेरी है। फ्रेमवर्क में आप Next.js, एंगुलर और भी कोई भी फ्रेमवर्क पिक करो। Next.js ज्यादा पॉपुलर है, वो आप देख सकते हो। Git वर्जन कंट्रोल टूल है, आप Git को यूज करो और GitHub यूज कर सकते हो। GitHub का ना अल्टरनेटिव भी है, Bitbucket भी है और GitLab वेबसाइट भी है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल है और वहां पर भी आपको GitHub वाले ही फीचर्स मिल जाएंगे। तो एक बार टाइम डिस्कस कर लेते हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके पास कोई भी काम नहीं है, मतलब आप एकदम खाली हो और आप नॉन स्टॉप तैयारी कर रहे हो, तो ये सब जल्दी से जल्दी 2 महीने में कवर करा जा सकता है। बहुत स्पीड में 2 महीने में आप कंप्लीट कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास साथ में और भी कुछ काम है, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, आपको कॉलेज भी जाना होता है, तो आप ये 6 मंथ में भी कवर कर सकते हो। और कवर करने के बाद 2 महीने में बोलूंगा कि आपको प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे। इन सबको यूज करके 2-3 महीने एडिशनल प्रोजेक्ट के लिए रहेगा और जब तक प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तब तक इनकी लर्निंग आपकी इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। इम्प्लीमेंटेशन करके ही आप अच्छे से लर्निंग कर पाओगे। ये कुछ जॉब्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, इन सब में आप फ्रंट एंड को यूज करते हो। तो पहला है सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर में क्या होता है, फुल स्टैक रोल होता है ये। इसमें या तो फ्रंट एंड करना होता है या बैक एंड करना होता है या दोनों करने होते हैं। तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा कि उसमें क्या लिखा है। तो सेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी वही है, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी वही है। दोनों में आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या पूछा गया है। उसके बाद अगर फ्रंट एंड डेवलपर लिखा गया है तो साफ साफ बोला गया है कि फ्रंट एंड ही डेवलप करना है। वेब डेवलपर भी होता है एक पोजीशन, वेबसाइट डेवलपर भी बोला जाता है। रिएक्ट डेवलपर भी है, तो उनका कहने का मतलब होता है कि रिएक्ट में आपको काम करना है या रिएक्ट वाले फ्रेमवर्क पे काम करना है। जावास्क्रिप्ट डेवलपर होता है तो उसमें आपको जावास्क्रिप्ट पे काम करना होता है, वो फ्रंट एंड में ही मैक्सिमम होता है, कुछ कुछ जगह बैक एंड में भी रहता है। और फुल स्टैक डेवलपर होता है तो उसमें फ्रंट एंड तो करना ही होता है, बट उसके साथ हो सकता है कि वो बैक एंड के लिए बोलें और हो सकता है कि बैक एंड के लिए नहीं भी बोलें। तो ये प्रोफाइल्स हैं, इन प्रोफाइल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो जब आपका फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, कम से कम 300 लाइक मैं टारगेट कर रहा हूं। अगर 300 से ऊपर लाइक आ जाते हैं तो इस तरह के वीडियोस मैं और बनाऊंगा। और आप इस वीडियो को शेयर करो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, फ्रंट एंड सीख रहे हैं, जिनको रोड मैप नहीं पता, तो तुरंत इस वीडियो को आप शेयर करो, उनकी भी हेल्प होगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।